तमीज से आप काम करें। अरे कहना क्या चाहते हो? कवि के कहने का तात्पर्य यही है, अपनी अपनी हदों में रहो, अपनी अपनी हदों में रहो। अपनी अपनी हदों में रहो। भाई हम वो नहीं है ना, चाइनीज 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 पंचायत सीरीज ना होती अगर ये अमेंडमेंट्स नहीं होती, याद रखना ये बात। राजनीतिक ढांचा कैसे चलता है, कैसे सरकार चल रही है, लेवल्स तो यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं बट उनके पास उतनी पावर नहीं है। पर जो अहम मुद्दों की बड़ी बातचीत है वो सेंटर करता है। इंडिया का फेडरेशन जो मॉडल है फेडरलिज्म का, वो कैसे चलती है इंडियन फेडरेशन। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं मेरे चैंपियंस। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया से जिंदगी होंगे। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं हमारा पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, दैट इज फेडरलिज्म। अब भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी जरूरत इंडिया में क्यों पड़ी, वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, सारी बातचीत हम पढ़ लेंगे। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे देश की राजनीति, हमारे देश का राजनीतिक ढांचा कैसे चलता है, कैसे सरकार चल रही है। तो ये कोई चैप्टर नहीं है, ये हमें अपनी कंट्री के बारे में, हमारी सरकार के बारे में जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट टाइट करिए और चलते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर का। पहले जो हम यूजुअली करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर फेडरलिज्म क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दो तरीके से फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रही है दुनिया में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इंडिया को क्या एक फेडरल नेशन बनाता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। और फिर फेडरलिज्म प्रैक्टिस में कैसे लाई गई, ठीक है। ये तो थ्योरी तो बात कर ली हमने, प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करेंगे। एंड देन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया और फिर लोकल गवर्नमेंट, पंचायत सीरीज का बहुत अहम रोल यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक कि फेडरलिज्म है क्या। वन ऑफ द की चेंजेस जो हमने बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा वो क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर हमने कम की और हमने ये पावर्स किसको दी, स्टेट गवर्नमेंट को दी। तो ये हम क्या कर रहे थे, सेंटर से पावर लेके स्टेट को पावर देना, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जब पावर शेयरिंग हम कर रहे हैं। डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको ये मॉडल भी सिखाया है, वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक है। वर्टिकल पावर शेयरिंग, बी से वर्टिकल, बी वाला मॉडल है, सेंटर यहाँ पे टॉप पे आता है, फिर आते हैं हमारे पास स्टेट्स, फिर लोकल बॉडीज। तो जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल तक पावर्स देते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग को बोलते हैं फेडरलिज्म। इसका बहुत बेहतरीन और एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा हमारे फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें बेल्जियम में क्या किया, सेंटर गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, रीजनल ऑटोनॉमीज मिली उनको अपने अपने एरियाज में काम करने का मौका, जिससे कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया। तो जो चेंज ये 1993 में आया कि रीजनल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिल गई और वो एक टाइम के बाद अब डिपेंडेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, इसी को हम बोलते हैं कि बेल्जियम एक यूनिटरी मॉडल से फेडरल फॉर्म की गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो गया। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका वाले, इन्होंने क्या कंटिन्यू किया, यूनिटरी सिस्टम कंटिन्यू किया, जहां नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर थी, कोई वो किसी और को कुछ बेताब बादशाह समझते नहीं थे। और फिर हो ही क्या, वहां पे लड़ाइयां ही लड़ाइयां और सिविल वॉर। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि पावर शेयरिंग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कितनी इंपॉर्टेंट है अमंग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और वो हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं ये हम जानेंगे। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ना दो तरह की गवर्नमेंट्स होती है, एक होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी होती है अपनी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी में हमने पढ़ा कि सारी पावर सेंटर के पास है, यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल्स में हम पावर शेयरिंग करते हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को पावरफुल बनाते हैं, सिर्फ सेंटर अपना बादशाह नहीं बचता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट है क्या, इसको थोड़ा सा डिटेल में जांच परख लेते हैं, इसकी खबर लेते हैं। चलो, ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट या फिर सब यूनिट्स है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिस पे क्वेश्चन भी बनता है, सबऑर्डिनेट है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे लेवल्स तो यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं बट उनके पास उतनी पावर नहीं है, दे आर नॉट एज पावरफुल, ठीक है। अभी भी महामहिम है सेंटर, तो वो उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ये सिर्फ सब यूनिट्स या इसके सबऑर्डिनेट
चेला बन के रह जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और यहीं पे थोड़ी सी बातचीत खराब हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव देयर ओन पावर्स और आंसरेबल होती हैं वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है उसके पास कि वो ऑर्डर्स पास कर सकती है प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट्स के लिए भी। कुछ कंट्रीज जो ये मॉडल फॉलो करती हैं उनमें से एक है फ्रांस, जापान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल है क्योंकि वो तानाशाही टाइप्स की सरकार चलाते हैं, जो हमने कह दिया वो डिक्टेट हो जाएगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों की नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसी कंट्रीज के लिए ज्यादा सक्सेसफुल होता है ये मॉडल। ये है हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं हम, फिर आती है हमारे पास फेडरलिज्म की कहानी, कहानी घर घर की, हमारे घर की। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर डिवाइडेड होती है किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री जो है हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यही हमारे देश को बनाते हैं, इंडिया को, राइट। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं इसके, इनके बीच में आपस में मिल बांट के वो क्या करते हैं, देश चलाते हैं, पावर डिवाइडेड होती है। इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे ये पावर शेयर्ड होती है। हमारे स्टेट्स भी मजा उठाते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन करके रखते हैं, एट द सेम टाइम इंडिया का बहुत बेहतरीन और खूबसूरत पार्ट भी बन के रहते हैं। A federation has two or more levels of government. Of course, शेयर तो तभी होगी कोई चीज जब दो लोग होंगे, राइट, दो चीजें होंगी, तो टू या टू से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। हमारे पास भी इनिशियली 2 लेवल्स थे, फिर 3 पे आए, वो आगे जाके हम सस्पेंस रिवील करेंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए हो, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ, ये सॉरी सेंटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री की होती है, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी, अहम मुद्दों पे वो क्या करेगी, लिस्ट है, जैसे हमारी कंट्री में यूनियन लिस्ट कानून बनाएगी, बैंकिंग हुआ, डिफेंस हुआ, जिसका पूरा नेशनल इंटरेस्ट जिस टॉपिक का एक पावरफुल अहम लेवल के हाथ में होगा उस पे ये लॉज बनाएंगे। फिर आते हैं हमारी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को, रोजमर्रा के काम काज को देखते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ हुआ, सैनिटेशन हुआ, पर जो अहम मुद्दों की बड़ी बातचीत है वो सेंटर करता है। ठीक है, तो ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट के, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल वो हैं, स्टेटस हैं, उनमें पावर्स डिफाइंड हैं, अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय करती हैं, अपनी पावर्स एंजॉय करती हैं। ये नहीं है कि सेंटर कोई एहसान कर रहा है पावर देके, ना जी ना। देखो डिफेंस जैसा इंपॉर्टेंट मैटर है बच्चों, ये देखो हम किसी के साथ जंग पे जा रहे हैं या कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो वो सेंटर पे ही वो टॉपिक्स डिसाइडेड होंगे। क्योंकि होगा क्या, अगर वहां से मान लो स्टेट्स का ओपिनियन लिया जाए तो क्विक एक्शन नहीं लिया जाएगा, हमारी सीक्रेसी लीक होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, एक तो कुछ चंद लोगों के बीच में बातचीत है, कितने लोगों में बातचीत फैल जाए, उनके ओपिनियंस अलग अलग होंगे, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। तो इसलिए कुछ टॉपिक्स सिर्फ सेंटर की उसके लिए छोड़ दिए जाते हैं कि भाई आप ही कानून बनाओ। फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के, ऑफ कोर्स 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। फंक्शनिंग कैसे चलती है, ये पूरी सरकार पूरे देश की है, ये गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री होगी नेशनल लेवल पे। नेम क्या होता है इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स डिफरेंट स्टेट्स को रूल करती है, और स्टेट रीजनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको हम बोलते हैं गाइस। फिर लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो लोकल लेवल पे फंक्शन करेगी, और अर्बन और रूरल लोकल गवर्नमेंट इसको हम बोलते हैं। तो मतलब पहला फीचर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 और मोर लेवल्स होने चाहिए गवर्नमेंट के। फिर आगे देखते हैं हम सेकंड फीचर क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओ माय गॉड पेन गिर गया भारी बातचीत से। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। लेवल्स तो होंगे पर अपने अपने भाई अपनी अपनी हदों में रहो। ठीक है, वो वाली बातचीत है। लेजिस्लेशन पे अपना वो होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो सिटीजनशिप की वहां उस एरिया पे काम करेगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर आएगी तो वो कहाँ
पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन पे लॉज बना सकती है, एग्जाम्पल दे रखा है। फिर टैक्सेशन की बात करें तो इनकम टैक्स ये वाली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे ही, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये संभालेंगे, पुलिस को ये संभालेंगे। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, इनकी अलग अलग दायरा है जिसमें कोऑपरेट करना है। जुरिस्डिक्शन क्या होती है? एरिया जिसपे किसकी लीगल अथॉरिटी हो। वो एरिया डिफाइन हो सकता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में भी और सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स में। ठीक है, स्टेट्स का अपना दायरा है जिसपे वो लॉज बनाएंगे और सेंटर की अपनी हुकूमत है जहां पे वो हुकूमत चला। अगला फीचर देखते हैं बच्चों, क्या है सेंट्रलिज्म। वो सेंट्रलिज्म, सॉरी, इट्स नॉट मेजोरिटेरियनिज्म या कुछ भी, मतलब भाई हम वो नहीं है ना, चाइनीज नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती हैं ये पावर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सारी पावर्स डिफाइंड होंगी कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इंश्योर करेगा कि एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये अपना अपना मतलब अपने अपने ओहदे को प्रोटेक्टेड रखेगा उनके, और प्रिवेंशन करेगा कि मिसयूज ऑफ पावर ना हो। हर एक लेवल अपना अपना काम करे और पावर को मिसयूज भी ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटीड है वो सारी चीजें आप फॉलो करते रहो, तमीज से आप काम करते, ठीक है। बेसिकली कवि के कहने का तात्पर्य यही है। म्यूचुअल कंसेंट, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो आपसी सहमति से, वैसे तो ये चेंज कर नहीं सकते आप इतनी जल्दी, अगर इसमें कोई चेंज लाना भी है तो म्यूचुअल कंसेंट से होगा सेंटर और स्टेट की। कैसे? एक स्पेशल मेजॉरिटी आपको चाहिए होगी जहां पे मेजॉरिटी ऑफ दी क्या होगा, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। जो ये वाले बिल्स और कानून ये सब पास होंगे, क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ बोथ दी हाउसेज एंड रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स ऑल्सो। ये हमें यहाँ पे इंश्योर करवाना पड़ेगा, इसके लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स होंगी। सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता है एज एन एम्पायर। फिर एक एम्पायर भी चाहिए हमें इस गेम में कि इंटरप्रेट करो कॉन्स्टिट्यूशन को और डिफरेंट पावर्स, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स डिफाइन करो। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है सेंटर या स्टेट के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट आपको क्या दिखाएगा, फिनाले दिखाएगा। फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा, वो इंटरप्रेट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला हुआ है, आप सही ढंग से काम कर रहे हो या नहीं। अगला फीचर देखते हैं हम, क्या है, हमारे पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। अब इतनी सारी पावर्स दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, मम्मी ने बोल दिया कि भाई तू बड़ा हो गया है, जाके अब सब्जी वब्जी खरीद, घर के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले। इंपॉर्टेंट यही होता है भाई 10th में आपको पैसे दे के भेज दे कि भाई अब तेरे को ये चलाना है, आपकी अपनी पॉकेट मनी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, रेवेन्यू ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्लियरली स्पेसिफाइड है सो दैट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सके। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को भी समझाती हूँ, ऑलवेज एम टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन लाइफ, क्योंकि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यहाँ से इनकम आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाते हैं, प्रोफेशनल टैक्स या एक्साइज ड्यूटी स्टेट के लेवल्स पे, लैंड रेवेन्यू एटसेट्रा, ये सब सोर्सेज हैं। तो ये भी फेडरलिज्म का एक फीचर है कि हर लेवल की सोर्स ऑफ इनकम होगी, राइट। फिर ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि हमें यूनिटी ऑफ कंट्री को भी प्रोटेक्ट करना है और रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करना है, कि हम साथ साथ भी हैं और हम इंडिपेंडेंटली भी रिस्पेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि जो कानून पहाड़ों पे अप्लाई हो रहा है वही रेगिस्तान पे भी वही कानून बन रहे हैं, या फिर जो एक पर्टिकुलर कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर अलग है, फेस्टिवल्स अलग है, नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट चीजें हैं, तो सब अपने अपने तरीके से भी चल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडियंस, और हम सब एक साथ मिलके यूनिटी में भी काम करें। तो दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे पास फेडरलिज्म के। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कि किस किस टाइप की फेडरेशन एग्जिस्ट करती है। ऐसा तो है नहीं कि सब एक जैसे हैं, सबकी एक जैसी सरकारें हैं, नो। तो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वेरी करता है वन फेडरेशन टू अनदर, क्योंकि
सबकी हिस्ट्री अलग है, सबके तौर तरीके अलग है, सबकी लड़ाइयां अलग हुई हैं आजाद होने की, नेशन स्टेट बनने की। तो सबकी सारी क्या कैटेगरीज भी अलग अलग हैं डिफरेंट रूट्स के थ्रू। कुछ लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशंस बने, जैसे कि यूएसए, जहां पे सारे स्टेट्स मिलके आए और उन्होंने बोला कि भाई हम मिलके एक नेशन का पार्ट बनते हैं। सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस है, बट एक फिर नेशनल लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी फॉलो करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम इकट्ठे होके आए हैं एक यूनिट में बनने। और एक है ब्यूटीफुल हमारा प्यारा भारत, उसका एग्जाम्पल वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसमें क्या है कि हम जैसे हमारे घर का बड़ा साथ लेके चलता है सबको, वैसे ही हमारी सेंट्रल पे जो सरकार है वो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ लेके चलती है कि भाई आओ सब एक माँ के बच्चे हो तुम, ठीक है, भारत माता के। तो हम होल्ड करके चलते हैं, ठीक है, साथ में लेके चलते हैं सबको। हम कोई ये नहीं है, एहसान नहीं कर रहे, हम मिलके आए हैं बनाने एक इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरली फॉर्म अ बिगर यूनियन कमिंग टुगेदर में। होल्डिंग टुगेदर में लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि भाई पावर्स स्टेट्स में भी बटेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बटेगी। यहाँ पे कमिंग टुगेदर में क्या होता है, ये इनहैंस करना चाहते हैं अपने क्या सिक्योरिटी, सब अपनी आइडेंटिटी एक साथ लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ज्यादा पावरफुल रहेगी, किसमें, होल्डिंग टुगेदर में, क्योंकि घर का बड़ा मुखिया सारे घर को इकट्ठे लेके चल रहा है, सारी यूनिट्स को, बंधे हम एक धागे से हुए हैं और सेंटर हमेशा पावरफुल है। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्या होता है कमिंग टुगेदर में, स्टेट्स एंड द सेंटर के पास इक्वल पावर्स है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे स्पेशल पावर्स होती हैं, कुछ यूनिट्स के पास, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर्स। स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होगी, यूनियन टेरिटरीज के पास थोड़ी कम पावर होगी। तो जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरेन्स, उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से हमने उन पावर्स बांटी हुई, ठीक है। अब भारत माता थोड़ी सी अपने बच्चों में भेदभाव करती है, क्योंकि भाई वो जरूरी है, ऐसे नहीं तो बच्चे इधर उधर अलग अलग जाने की बात करेंगे, फिर हम भी वही वेस्टर्न कंट्रीज जैसे बन जाएंगे, तो वो हम नहीं करना। इसका एग्जाम्पल क्या है कमिंग टुगेदर का, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है। फिर होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। एसबीआई बैंक, याद रखना निमोनिक, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है। यूएसए निमोनिक है इसका, यू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस से स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे क्या डिफरेंस हमने समझा दोनों में क्या है। फिर आता है हमारे पास इंडिया एज अ फेडरल नेशन, कि इंडिया को कैसे फेडरल नेशन बनाया गया, कैसे क्यों है हम कैसे बने, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स थी हमारे यहाँ पे ना। जो मतलब ये अमेंडमेंट्स आई, ये लेटर ऑन ऐड हुई, क्योंकि लोकल लेवल्स की सरकार के लिए, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए जो अमेंडमेंट्स आई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन की। पहले हमारे पास सेंटर में था, स्टेट में, स्टेट लेवल पे थी गवर्नमेंट, बट लोकल गवर्नमेंट्स जैसा कुछ नहीं था, इनके पास कोई पावर्स नहीं थी। फिर हमें रियलाइज हुआ कि भाई हमारे तो एक एक स्टेट की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जो एक यूरोपियन कंट्री की पूरी पॉपुलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, उसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ से भी ज्यादा है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज्यादा होगी। तो सिर्फ स्टेट लेवल पे तो पावर्स देके काम नहीं चलेगा, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा हमारे स्टेट्स को, और उनके पास अपनी पावर्स होनी चाहिए। तो इससे हमारे पास कॉन्सेप्ट आया किसका, लोकल बॉडीज का, डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, और हमारे ग्रास रूट लेवल्स पे पावर बढ़ी। तो क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने इंडिया को और ज्यादा फेडरलाइज्ड कंट्री बना दिया। याद रहेगा इतना, पंचायत सीरीज ना होती अगर ये अमेंडमेंट्स नहीं होती, याद रखना ये बात। The Constitution provides a threefold distribution of legislative powers, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, और फिर लोकल लेवल्स पे। सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कानून बना सकती है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एक्सेट्रा। और ये है यूनियन लिस्ट, इस पे सिर्फ सेंटर कानून।
फिर आते हैं हमारे पास लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट। इस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी अकेली, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। फिर आते हैं कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट, जो सेंटर और स्टेट जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं। और इस पे क्या बोलते हैं हम, इनको कौन सी लिस्ट बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं बांट के। फिर हमारे पास एक और रिमेनिंग सब्जेक्ट होता है। ये कौन से सब्जेक्ट्स है इसमें, एजुकेशन हुआ, मैरिज हुआ, अडॉप्शन हुआ। वो वाला अडॉप्शन नहीं जो आप अपने भाई बहन को बोलते थे वो तो डस्टबिन उठा के लाए थे, मंदिर से उठा के लाए थे, बट रियली जो अडॉप्शन के एक्चुअल मुद्दे हैं कि हाउ टू अडॉप्ट, क्या पॉलिसीज होंगी, तो उस पे स्टेट्स और सेंटर्स मिलके इन सब्जेक्ट पे कानून बनाते हैं। अब उन चीजों का क्या जो इन तीनों में कहीं भी मेंशन नहीं है, वो है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब देखो, घर का कोई ऐसा डिसीजन जो कोई भी नहीं ले पाता, तो वो घर का मुखिया ही लेगा। तो जो सब्जेक्ट्स इन दोनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस पे कानून सेंटर बना पाए। इतनी बात समझ आती है अपन को? जनता रेडी है अगले पड़ाव की ओर? लो जी, all states in the Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy a special status. अब जो बच्चे थोड़े से स्पेशल होते हैं, नालायक नहीं बोल, उनको माँ को थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन दे। ऐसे ही हमारी भारत माता में कुछ स्टेट्स हैं जिनकी ज्योग्राफिकल टेरेन्स अलग हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग रहा है, जैसे कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। इसका एक निमोनिक आप बना सकते हो, ANA, हाँ, ANAM, ये निमोनिक है हमारे पास। इनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 371 इज वन सच आर्टिकल जो इनकी पिक्यूलियर, अपनी अलग यूनिक सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस देखते हुए हमने इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अलग पावर्स दी है। तो हर किसी के पास, हम ये नहीं बोल सकते हमारे फेडरल सिस्टम में स्पेशल पावर्स है कुछ स्टेट्स के पास, सबके पास सिमिलर तरीके की पावर नहीं है, क्योंकि इनके कुछ सामाजिक हालात, कुछ हिस्टोरिकली ये अलग समस्याओं, अलग बैकग्राउंड से उभर के आए। तो ये पावर स्पेशली एंजॉय किस रिलेशन में करते हैं, लैंड राइट्स के रिलेशन में, ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो वहीं के ओरिजिनल लोग हैं अपने, वो उनका कल्चर अलग होगा, प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट में ये यूज होगा, इन गवर्नमेंट सर्विसेज इनको प्रेफरेंस मिलेगी, इन स्टेट्स के लोगों को, खुद के अपने लोगों को, इनके स्टेट्स के जो लोग हैं अपने, मतलब इंडियन सारे अपने ही हैं। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट, ना वो घर खरीद सकते हैं और ना ही वो लैंड खरीद सकते हैं यहाँ पे इन स्टेट्स में। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनके अंडर ऑपरेट करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्टेट्स हमारी इंडियन टेरिटरी। कुछ देर आर सम यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय लिटिल पावर। लप्पू से तो ये जगहें और लप्पू सी पावर्स हैं इनके पास, ऐसा नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल जगहें हैं। यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, ये एरियाज इतने स्मॉल होते हैं कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं बन सकते, ना तो इनको मर्ज किया जा सकता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ, इतने छोटे हैं कि ये स्टेट भी नहीं बन सकते, पर ये इतने भी छोटे नहीं है कि इनको किसी स्टेट का ही पार्ट बना दें हम। इनके पास अपनी पावर्स नहीं होती जैसे एक स्टेट की पावर्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होती हैं जो इन स्टेट्स, इन यूनियन टेरिटरीज को चलाती है। वन सच एग्जांपल इज चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंडिया का फेडरेशन, जो मॉडल है फेडरलिज्म का, वो कैसे चलती है इंडियन फेडरेशन। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये ऐसी चीज है जिसको मुंह उठा के आप बदल नहीं सकते हो, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्या? फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो कंट्री। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। हमें एक स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई भी बदलाव यहाँ पे हमें लेके आना है तो क्या करना है, बिल पहले पास करेगी बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, मोर देन 50%, 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, और फिर इसको एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स
सैंक्शन करेंगे, फिर ही कोई ऐसा बिल पास हो सकता है, एक्ट बन सकता है। क्या करना है? 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, तब जाके बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव लेके आ सकते। समझ आया? इसलिए इनको चेंज करना भी बहुत। The union and state governments have the power to raise resources ताकि taxes लगा के आप पैसा ला सकते हैं, carry on the government and responsibilities assigned to each of them. अपने अपने financial forces लेके आ सकते, right? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है इनको, अगर पैसा चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम फेडरलिज्म? 3 तरीके हैं जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं। 1 इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, 2nd इज लैंग्वेज पॉलिसी और 3rd इज सेंटर स्टेट रिलेशन। समझते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसे काम करता है, क्योंकि आप लोग तो नहीं समझ पा रहे हो आपके रिलेशनशिप काम करता है, बट ये वाला बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, तो इससे कुछ बातें सीख लेना। देखो स्टेट्स क्या करते हैं, हमने स्टेट्स जब क्रिएट किए तो वो हमने बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे क्रिएट किए। जो लोग सेम तरह की लैंग्वेज बोलते थे उनको हमने सेम स्टेट्स में क्या कर दिया, बांध दिया उस धागे से। बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स हैं उनको खत्म किया, नए स्टेट्स क्रिएट किए गए, एरियाज, बाउंड्रीज, नेम ऑफ द स्टेट्स चेंज की गई। ये सारा लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा चल रहा था। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट उनके to recognize differences based on cultural ethnicity और geography। बेसिकली डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे, अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग उनके बिलीव्स होंगे, तो ऐसे लोगों को एक साथ रखा। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए हमने। ये स्टेट्स जो कल्चरली कनेक्टेड थे एथनिसिटी से या ज्योग्राफी से, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसे बने हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना एटसेट्रा, जो कि न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स हैं। विद टाइम जैसी जैसी हमें रिक्वायरमेंट लगी वैसा वैसा हम काम करते गए। दिस इज वन वे। जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उनको बना के हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बनाई ये, ताकि हम फेडरलिज्म अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। फिर आगे बढ़ते हैं, हम जब बात करते हैं कि डिमांड उठी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो हमारे कुछ नेशनल लीडर्स को स्टार्ट में लगा कि भाई ये कई कंट्री का विभाजन तो नहीं हो जाए इससे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने का आइडिया, पर विद टाइम एक्सपीरियंस से हमें समझ आया कि नहीं यार ठीक है, एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों को एक स्टेट में डालना बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित हुआ। उससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हुए, बट और एक्चुअली हमारी कंट्री को यूनाइटेड रखा और कागजी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में भी आसानी। तो दिस इज वन सच वे, क्या, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी के थ्रू। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। किसी एक लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला, बल्कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। और ये हमने इंडिपेंडेंस जब पाई तभी डिसाइड कर लिया था, पर ये डिसाइडेड था कि इंग्लिश को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे ऑफिशियल पर्पसेस से कुछ टाइम बाद। बट जैसी जैसी वक्त की रिक्वायरमेंट आई तो हमें समझ में आया कि इंग्लिश की जरूरत हमें अभी भी है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, क्योंकि सिर्फ मेजॉरिटी हिंदी बोल रही है बट सारी कंट्री को पैन इंडिया हिंदी नहीं आती है। तो ऑफिशियल कामकाज के लिए हम अभी भी इंग्लिश का यूज करते हैं, बट टू रिस्पेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी, द लैंग्वेज, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए हिंदी के अलावा बिसाइड्स हिंदी हमारे पास 21 और ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में आती हैं। कैंडिडेट एक एग्जाम में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए, उसमें से किसी भी लैंग्वेज में ये पेपर दे सकता है बच्चा बिसाइड्स हिंदी। जो 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि सरकार समझती है भाई हर भाषा को प्रमोट करना जरूरी है। स्टेट्स के पास अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। सेंटर पे ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हैं, इंग्लिश, हिंदी। स्टेट्स की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमारे पास किसी भी एक लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज, तो ये हम क्या करते हैं, इससे भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आवर कंट्री दैट आर स्टेट्स, उनकी
कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी को हम इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। किसी को बल्ले बल्ले बोलना है, किसी को कुछ और बोलना है, ठीक है? तो हम सब ऐसा बढ़िया तालमेल चल रहा है हमारा, और हमारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है फेडरलिज्म। आगे बढ़ते हैं हम। फिर लैंग्वेज पॉलिसी की बात आती है हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस 1965 में स्टॉप हो जानी चाहिए थी। पर कुछ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जिन्होंने ये डिमांड किया कि यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू रखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मानी बात, और आज भी ऑफिशियल पर्पसेस में इंग्लिश यूज होती है। प्रमोशन ऑफ हिंदी को कंटिन्यू रखा टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारी ज्यादातर लोगों की मदर टंग हिंदी है। बट स्टिल प्रमोशन डज नॉट मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को इम्पोज करे किसी स्टेट के ऊपर। वो अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्यूटी दैट इज कॉल्ड इंडिया। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आप क्यूटी के लिए और ज्यादा सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात बिफोर 1990, the matter is getting serious. Get up, champion. For a long time, same party ruled both at the center and the states. अब ये वाला मुद्दा थोड़ा समझ लीजिए। ये कोलिशन गवर्नमेंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, पहले क्या होता था, सेम ही गवर्नमेंट स्टेट्स में भी रूल कर रही है और सेंटर में भी रूल कर रही है। तो मान लो एक पार्टी है ए, वो सेंटर पे जीत गई, फिर वो स्टेट्स में जब चुनाव आए तो मेजॉरिटी स्टेट्स में पार्टी ए का ही रूल, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती थी। बट जिन स्टेट्स में पार्टी ए नहीं है, वहां पे कोई एक्स वाई जेड पार्टी है, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ से इन एरियाज में काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था। सो मच सो कि सरकारें भी गिर जाती थी। तो ये प्रॉब्लम जब सामने आई तो हमें समझ आया कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, तो पार्टी जो सेंटर पे रूल करती थी वो उनको दबा देती थी, ला देती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज करते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का, स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करके, जिसमें राइवल पार्टीज कर रही हैं। अब ये तो यार गहरी समस्या है। फिर हमें समझ आया कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हुआ, तो कोई सिंगल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में नहीं लेके आ पा रही है, तो कुछ पार्टीज मिलके गठबंधन की सरकार बनाने लगी, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। या फिर पहले से ही कुछ पार्टीज अपना भविष्य देख पाती थी, उनके पंडित जी हाथ वाथ देख के बता देते थे कि भाई नेताजी सुनो, अभी आपकी सरकार नहीं बन पाएगी सेंटर में, तो एक काम करो, 2-3 स्टेट वाली पार्टीज को भी जोड़ लो ताकि हम एक सरकार बना सकें। तो उसको ही हम अलायंस या फ्रंट बोल देते हैं। पर सही में पंडित की बात पे भरोसा करके नहीं करते थे। मतलब कहने का मतलब है उनको अपना दिखता था लॉन्ग रन में। तो फिर कोलिशन गवर्नमेंट्स अलायंसेस आने पड़ी लगी। उससे क्या हुआ, हम बहुत सारी रीजनल पार्टीज की भी रिस्पेक्ट करने लगे। नया कल्चर आया कोलिशन का, और ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स की रिस्पेक्ट होने लगी, क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि स्टेट पार्टीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और ये किसने सपोर्ट किया? दिस वाज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिससे ये डिफिकल्ट हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सके किसी भी आर्बिट्रेरी मैनर में, मतलब अपने हिसाब से सरकार ही गिरा दी, चलो जी हमारी सरकार नहीं है तो दफा। ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त कदम उठाए। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट्स के बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ। पर एक्चुअल फेडरल जो ये फेडरलिज्म का थर्ड स्टेज है हमारे पास, डिसेंट्रलाइजेशन, ये आया कैसे? पहले तो 2 लेवल्स थे, सेंटर और स्टेट, राइट? तो इंडिया के पास इतनी डाइवर्सिटी, इतनी लैंग्वेजेस, कल्चर्स, कम्युनिटीज हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या था इस समस्या का? भाई लोग तो हैं, जनता तो है हमारे पास, लैंग्वेजेस भी है, कल्चर भी है, तो कैसे हम रिस्पेक्ट करें? तो फिर हम लेके आए डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नेशनल लेवल प्रॉब्लम्स अलग थी, स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम्स अलग थी, विलेज लेवल पे प्रॉब्लम्स अलग थी, और इंडिविजुअल लेवल्स पे प्रॉब्लम्स अलग थी। तो हमें एक ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट थी कि जब हमारे पास गांव में सरपंच होगा तो सीएम के पास इतने सारे सरपंच मिलके प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं, बट इतने सारे गांवों के लोग अपनी पर्सनल समस्याएं स्टेट लेवल पे कैसे एड्रेस करवाएं? तो इस समस्या का समाधान सिर्फ एक था, वो था पंचायत सीरीज का बनना।
बट ऐसा नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे सरकारें बनाने की आवश्यकता पड़ी हमें विद टाइम, तो वैसा भी हमने कर दिया। हम तो हैं भी भाई एवर इवॉल्विंग। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि सम पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट, और लोकल गवर्नमेंट्स को जब हम ये पावर दे देते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं, इश्यूज ज्यादा हैं, तो उनको लोकल लेवल पे ही निपटा दो तो अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, उस एरिया के लोगों को उस एरिया की समस्या का ज्यादा बेटर तरीके से पता है, तो वहीं पे अगर वो सॉल्व हो जाए तो वो एक बेटर आइडिया था, बजाय कि क्या करें हम वो खुद डिसाइड करें किस प्रोजेक्ट पे, किसी गांव में स्कूल हॉस्पिटल की आवश्यकता हो सकती है, किसी शहर में रोड बनाने की ज्यादा बजट चाहिए, तो अपना पैसा खुद मैनेज करो, अपनी समस्याओं का खुद समाधान निकालना शुरू किया लोगों ने। और इससे क्या हुआ, पीपल डायरेक्टली स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि लोकल लेवल पे लोगों को इन्वॉल्व करते थे लोगों को, पार्टिसिपेट करते थे लोग। People can approach to local government for solving their problems easily and quickly. किसी सरपंच के पास, किसी म्युनिसिपल कमिटी के हेड के पास हम जल्दी पहुंच सकते हैं। मैं ये मेयर वेयर बोलते हो ना जो आप लोग, तो बट सीएम के पास तो नहीं जाएगा आदमी इतनी जल्दी। तो ये समस्या का समाधान लाया डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, कुछ पावर्स देना लोकल गवर्नमेंट्स को। पंचायत इन विलेजेस, म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज ये सेटअप की गई, बट ये दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। इलेक्शंस भी होते हैं इनमें रेगुलरली, पहले ये नहीं होता था, फिर हम कानून लेके आए कि स्टेट इलेक्शन कमीशंस इनमें रेगुलर इलेक्शंस करवाएगा, नहीं तो ये ट्रू डेमोक्रेटिक मॉडल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो धीरे धीरे ये सारा सिस्टम इवॉल्व किया हमने। लोकल गवर्नमेंट्स के पास अपनी कोई पावर नहीं थी, वो इफेक्टिव नहीं थी, उनको वो पावर्स दिलाई गई। स्टेट फाइनेंस कमीशन आए, इलेक्शंस आए, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी किया गया कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में इलेक्शंस होंगे। इलेक्टेड बॉडीज में सीट्स रिजर्व की गई एससी, एसटीज एंड विमेन के लिए, ओबीसीज के लिए सीट रिजर्व नहीं करी गई। ये क्वेश्चन ध्यान से करना अटेम्प्ट एग्जाम में। 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस वर रिजर्व्ड फॉर विमेन। स्टेट कमीशन क्रिएट किए गए ताकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में इलेक्शंस हो, और अपनी पावर्स और रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ भी अब शेयर करेंगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मजे ही मजे होते, एकदम से पैसा आ गया डायरेक्टली लोकल लेवल पे, तो सबकी समस्याएं दूर होने लगी। ये डिफरेंट लेवल्स है हमारे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, अर्बन लोकल बॉडीज में म्युनिसिपैलिटीज होती हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, हर एक विलेज में या ग्रुप ऑफ विलेजेस में ग्राम पंचायत होती है। दिस इज अ काउंसिल, जो ये क्या होते हैं, दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच। ठीक है, बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स होगी, क्या होंगे, कुछ पंच होंगे उसमें, और इनका मुखिया होगा, उसको सरपंच बोल, right? They are directly elected by all adult population living in that ward or village. ठीक है, वहां पे जो 18 years and above होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, वहां पे इलेक्शंस होंगे। It is the decision making body for the entire village. All the voters in the village are its members. जो हमारी क्या होती है, ग्राम सभा होती है। पंचायत इसके अंडर, इसकी सुपरविजन के अंडर वर्क करती है, और गांव के सभी वोटर्स इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं ग्राम सभा के। 18 इयर्स या उससे अबव का जो बंदा होगा उस ग्राम विलेज में, वो ऑटोमेटिकली उस ग्राम सभा का मेंबर होगा। और पंचायत ग्राम सभा की सुपरविजन के अंडर चलती हैं। इनको क्या करना पड़ता है, ग्राम सभा को, दे हैव टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर, सो दैट ये एनुअल बजट अप्रूव कर सके और पंचायत, ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सके। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी हमारे डिसेंट्रलाइजेशन। फिर एक फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, उनको हम पंचायत समिति बोलते हैं, या फिर ब्लॉक या मंडल बोल देते हैं। ठीक है, members of this representative body are elected by all पंचायत members in that area. जो पंचायत के members होंगे वो इलेक्ट करते हैं इनको, जो ब्लॉक और मंडल में काम करते हैं ना, या पंचायत समिति में, उसको। फिर आगे हायरार्की समझो, सारी पंचायत समिति मिलके
एक डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद बनाती है, ठीक है। गांव के लोग जो अडल्ट मेंबर्स हैं वो ग्राम सभा बनाई उन्होंने, फिर पंच कुछ बैठे, वो सरपंच के साथ मिलके पंचायत का पार्ट बने, ठीक है। पंचायत बॉडीज जो हैं लोकल लेवल पे, फिर पंचायत की जो मंडली होगी वो साथ में मिलके आई, उनको पंचायत समिति बोलते हैं, और ये मंडल्स मिलके फिर क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। ऐसे ये हायरार्की काम करती है। मोस्ट मेंबर्स जिला परिषद में इलेक्टेड होंगे। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट और कुछ और ऑफिशियल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज पे भी इसका मेंबर होते हैं। किसका? जिला परिषद का। जिला परिषद का चेयरपर्सन एक पॉलिटिकल हेड होगा ऑफ द जिला परिषद। समझ आया कैसे चल रहे हैं हमारे शहर गांव? म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, ये शहरों के लिए होंगी। म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। म्युनिसिपल चेयरपर्सन म्युनिसिपल हेड होगा, म्युनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड, और इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पॉलिटिकल हेड इज कॉल्ड द मेयर, ठीक है। यहाँ पे म्युनिसिपल चेयरपर्सन होगा म्युनिसिपैलिटी के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होगा मेयर। There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities all over the country. ये नेटवर्क इतना बड़ा जाल बिछा दिया हमने और आसान जिंदगी अपनी बना ली, ठीक है। अब आप एक बार रिवाइज कर लो हायरार्की क्या होती है। पंचायत होती हैं, पंचायत मिलके पंचायत समिति बनाती हैं, पंचायत समिति मिलके जिला परिषद का पार्ट बनती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। और शहरों और बड़े बड़े शहरों और टाउन्स में हमारे पास म्युनिसिपैलिटीज, ये याद रखना है आपको मॉडल। आगे बढ़ते हैं। लोकल गवर्नमेंट में अब कुछ कठिनाइयां भी हैं, हर जगह यार कठिनाई तो होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हेल्प्ड कि हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से काम करे, विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिले, बट बहुत सारी डिफिकल्टीज भी है। इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज हैं? इलेक्शंस आर हेल्ड, इलेक्शंस तो रेगुलरली हो रहे हैं पर ग्राम सभा के इलेक्शंस रेगुलरली नहीं हो रहे। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स, अभी भी लोकल गवर्नमेंट्स के पास नहीं है, अभी भी उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है। इलेक्शंस ग्राम सभा के रेगुलरली नहीं होते हैं, अभी भी हमारे पास बहुत लंबा रास्ता है जो हमें ट्रैवल करना है डिसेंट्रलाइजेशन में। अभी भी इतनी जल्दी हम बल्ले बल्ले नहीं बोल सकते, अभी भी काफी कठिन। देख रहे हो बेटा लाइफ, आप क्या करोगे? प्रॉब्लम्स का समाधान निकाल। अब प्रॉब्लम का समाधान कैसे निकालेंगे हम? आपकी भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और जिसको कोई और समस्या परेशानी हो वो यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकता है। आई रेगुलरली शेयर माई पीडीएफ्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। कोई भी लाइव सेशन है, कुछ भी है चैनल से रिलेटेड, तो यहाँ पे शेयर हो जाता है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप ज्वाइन कर लेना। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग अकेडमिक वीडियोस डलती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जुड़े रहो और इन समस्याओं का समाधान ढूंढते रहो। इट इज एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। जो हमने ये इतना सुंदर एक मॉडल सेटअप किया है हमारा प्यारे भारत के लिए, डेमोक्रेटिक मॉडल है जिसमें फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में बहुत सारे लेवल्स हैं, हमने देखे, उसकी समस्याओं के बारे में पढ़ा। और अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप लोग यहाँ पे आपके अपनी एजुकेटर कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन व्हाट टाइम? नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपका हालचाल पूछने आऊंगी, ठीक है। बादशाहों अपना ध्यान रखो, मेरे शेर मेरे चीते लगे रहो, और ये मिशन 95+ का हम बोर्ड्स में कवर करके रहेंगे, साथ में मिलके इस जंग की तैयारी करेंगे जो है तैयारी जीत की। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, राइट? स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग। This is your social science educator, Keerti Berwal, signing off.